गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कृतिका के चैप्टर 2 मेरे संग की औरतों के बारे में मेरे संग की औरतों चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें माँ ने किस प्रकार से माँ जी ने किस प्रकार से एक चोर को बिना किसी उसके दंड को दिए हुए, सज़ा को दिए हुए, उसके उस बुरे जो आदत को एक अच्छे इंसान में उसको परिवर्तित कर दिया। आज आगे जानने का प्रयास करेंगे जो लेखिका ने इस चैप्टर में लिखा है। स्टूडेंट, आप लोग इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि इस पर आधारित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं उसका आंसर भी आप लोग दे सकें। अब ख़ानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी एक तरफ माँ जी के चलते। लेखिका अपने बारे में यहाँ बता रही है कि अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। मतलब उसके अंदर, लेखिका के अंदर ये नहीं थी कि मैं लड़की हूँ तो अपने को छोटा समझना, कम समझना, इसको हीन भावना कहते हैं। मतलब लेखिका के अंदर इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। मतलब नानी के कारण उसके अंदर देश के प्रति उसके अंदर देश की आज़ादी के प्रति भी उसके अंदर अच्छी भावना थी। तो उसी भावना से आगे लेखिका ने बताया है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, देश आज़ाद हो गया था, तो पूरे देश में उस आज़ादी को लेकर के एक त्यौहार सा माहौल था। तो लेखिका अब उसके बारे में अपने जो उसके साथ बीता था उसको हम लोगों के बीच में बताने का प्रयास कर रही है। तो दुर्योग का मतलब दुर्भाग्य से, लेखिका उस समय बीमार थी और लेखिका को टाइफाइड हो गया था। अच्छा, उस समय टाइफाइड, आज के समय में टाइफाइड जो है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसका वैक्सीनेशन वगैरह है, टीके हैं, उससे टाइफाइड को रोका जाता है। लेकिन उतनी समय टाइफाइड एक जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए लेखिका के तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने उसे इंडिया गेट जा कर के जश्न में शिरकत का मतलब होता है शामिल करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर थे लेखिका के नाना के अच्छे मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए मतलब डॉक्टर से ज़्यादा लेखिका के लिए जो डॉक्टर थे वो नाना का भी मतलब संबंध था। इसलिए हमारे पिताजी, जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। यहाँ लेखिका अपने व्यवहार को हम लोगों के प्रति रखने का प्रयास कर रही है कि लेखिका ना बहुत छोटी थी उस समय, ना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अपने व्यवहार के बारे में हम लोगों के बीच बताने का प्रयास कर रही है। लेखिका कह रही है कि मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, मतलब 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती। मतलब कह रही है, अपने को बता रही है कि मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि मैं अपने को गुड़िया से बहलती, पर इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर तर्क समझती। मतलब लेखिका कह रही कि मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि मैं गुड़िया खेलती, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर ने जो हमको सुझाव दिया था उसको मैं समझती। तंग आकर पिताजी मुझसे ब्रदर्स कारोमजो एक उपन्यास का नाम है। और कैसा उपन्यास? ये एक रूसी उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा। ब्रदर्स कारोमजो उपन्यास का नाम है। किस प्रकार के उपन्यास का नाम है? रूसी उपन्यास का नाम है। और इसके उपन्यास को नॉवेल कहते हैं, और उपन्यासकार का नाम है दास्तोवस्की।
ध्यान दीजिएगा, उपन्यासकार का नाम यानी नोवेलिस्ट का नाम है दास्तोवस्की हैं। तो ब्रदर्स कारामाज़ोव नाम का उपन्यास लेखिका के पिता ने उन्हें पकड़ा दिए। किताब पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक का मतलब समझ लीजिए सनक थी। इसको मिराक का जो शाब्दिक अर्थ होता है मानसिक रोग, तो मानसिक रोग से मतलब नहीं, एक तरह मतलब एक सनक थी किताब पढ़ने की, शौकीन थी। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, मतलब जा चुके थे वही 15 अगस्त के जश्न को देखने के लिए, तो पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत का मतलब होता है यहाँ फुर्सत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूँ। मतलब लेखिका उसी के अंदर, उस उपन्यास के अंदर, रूसी उपन्यास के अंदर वो एकदम खो गई। या कोई काम पकड़ूं, उस वक्त ब्रदर्स कारामाज़ोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती। लेखिका मतलब बड़ी हो गई, तब तक उस किताब के बारे में कह रही कि मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। गड्ढमड्ढ हो गए मतलब मिक्स हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पढ़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। कंठस्थ होने का मतलब याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा। मतलब जो लेखिका ने उस उपन्यास में सीख लेखिका को मिला था, वो लेखिका का कहना है कि उम्र जैसे जिस भी उम्र में लेखिका रही, हर समय वो लेखिका के साथ, वो मतलब लेखिका की उसने वो शिक्षा ने जो उसे शिक्षा मिली थी उस उपन्यास से, तो वो हर समय उस शिक्षा ने लेखिका का साथ दिया। मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं व 3 किलो की छोरी। ये लेखिका के जो लेखिका ने लेखन कला किया था उसके ये विषय हैं, यानी शीर्षक हैं। जादू का कालीन है, मेरा नाटक, नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कुछ अंश। पहला, घबराया माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा। मैं ही नहीं, मेरी 4 बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हूँ। माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। लीक पर मतलब जो समाज ने एक रास्ता बना दिया था, उस पर चलने से भी ये लोग मतलब जो सही था वही करते थे। समाज के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों को ये लोग उतना नहीं मानते थे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। मतलब उसने, लेखिका की जो बड़ी बहन है, अपना नाम बदलकर उसमें शादी के बाद जो पति का जो टाइटल होता है वो लगा लिया। तो कही कि इसमें उसको कोई हीन भावना नहीं लगी कि मैं अपना नाम क्यों बदलूं, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, लेखिका अपने बारे में बता रही हैं। बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ
पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश था, तो शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। नारीवाद का मतलब कि जो नारी का अपना, जो स्त्री का अपना नाम पहले शादी से पहले रहता था, वही नाम आगे बढ़ाने का। तो वही लेखिका कह रही कि शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हैं। पोंगापंथी का मतलब किसी भी चीज़ पर अपने विचार प्रकट ना करना, समाज की जो बनाए गए नियम हैं, जो आचरण हैं, जो व्यवहार है, उसको ग्रहण कर लेना। नाम क्यों बदला, हमारे पास कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। पहले के बारे में बता रही लेखिका, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। लेखिका का कहना है कि नाम बदलने से व्यक्तित्व नहीं बदल जाता। नाम तो किसी का कुछ भी कोई रख दे, लेकिन जो व्यक्तित्व है वो कोई नहीं बदल सकता। ये लेखिका ने अपने इस बातों में बहुत बड़ी बात कही है कि ये किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने नाम को सार्थक करता है कि निरर्थक करता है। अगर किसी के माता पिता ने उसका नाम रख दिया है कुछ भी, तो उसको अपने नाम का अर्थ मालूम होना चाहिए और उसको अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने नाम को सार्थक भी करना चाहिए। तो वही लेखिका कहना चाहती है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह पूछते थे कि पूछने को तो पिताजी से भी लोग पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा और बाहर का नाम चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, सब लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन। ये लेखिका की छोटी बहन जो चित्रा थी उसका ये विचार था। खैर उसके बाद अब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक ही नाम रखा। चौथी और 5वीं का एक नाम रखा। पहली, दूसरी और तीसरी का लेखिका के पिता ने 2-2 नाम रखा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। उनका एक नाम रखा रेणु और अचला। रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची नहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी और वक्त के बदलाव के लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। मतलब अचला जो है अंग्रेजी में लिखती थी, लेकिन राजीव अपना जो भी लेखन कला रहता था वो हिंदी में लिखता था। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।